गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। हमने नेट एसेट मेथड में पढ़ा था कंपनी के शेयर्स का जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो सारा का सारा हम एसेट्स को ध्यान में रख के करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड इसके नाम से ही पता चल रहा है। डिविडेंड यील्ड मीन्स कंपनी का जो डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स का वो पार्ट जो इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसके बेस के ऊपर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं। तो नेट एसेट मेथड में हमने मेन ड्रॉबैक जो पढ़ा था उसका क्या था कि नेट एसेट मेथड में हमने कंपनी के प्रॉफिट्स को ही ध्यान में नहीं रखा था। कंपनी के प्रॉफिट्स को ध्यान में नहीं रखा था तो डिविडेंड यील्ड मेथड उस कमी को पूरा करता है। और डिविडेंड यील्ड मेथड गोइंग कंसर्न्स का जो कंसेप्ट है उसको भी पूरा करता है, क्योंकि कंपनी लॉन्ग रन में चलती रहेगी, न कि नेट एसेट्स वाले मेथड की तरह कि हम कंपनी का लिक्विडेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इस मेथड में हमारे पास दो ही पॉइंट है। यहाँ पे कंपनी की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, कंपनी नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड दे पाएगी, उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, जो नॉर्मल रेट है हमारी कंपनी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उस इंडस्ट्रीज का जो नॉर्मल रेट है डिविडेंड का, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो उसके साथ कंपैरिजन में यदि हमारी रेट एक्सपेक्टेड रेट ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होती रहेगी हमारी शेयर्स की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होती रहेगी, और नॉर्मल रेट से जितनी हमारी नीचे होगी हमारे शेयर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है, एक शेयर 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, वो पेड अप वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को कैसे असरटेन करेंगे, और असरटेन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपको क्वेश्चंस में दिया ही मिलेगा कि आपकी सेम बिजनेस से रिलेटेड या इंडस्ट्रीज, जिस इंडस्ट्रीज की आपकी फर्म है उस इंडस्ट्रीज की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड उसकी क्या है, वो दी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, करंट ईयर का जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उस करंट ईयर के प्रॉफिट को हम यहाँ पे ले लेंगे, उसमें से लेस क्या करेंगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की जो रेट है उस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, जर्नल रिजर्व में भी हो सकता है, अदर रिजर्व में भी हो सकता है। ट्रांसफर टू डिवेंचर सिंकिंग फंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इन सब को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर, मीन्स यहाँ पे जो अमाउंट लास्ट में हमारे पास बचेगा वो अमाउंट अवेलेबल है किसके लिए, डिविडेंड देने के लिए। तो वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। देन उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा, अमाउंट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल कौन सा होगा, 10 रुपए का शेयर है, फुली पेड अप है, 50,000 शेयर है, 50,000 मल्टीप्लाई 10, 5 लाख। तो वो पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 लाख आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास आ जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर दिया होगा, आप लोगों को इसको निकालने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं रहेगी। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड्स का क्या है, जहां पे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड्स का इन्होंने बताया है कि इंडस्ट्रीज
की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस इंडस्ट्रीज में रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, रिस्क जिस इंडस्ट्रीज में कम होगा वहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट की, लिमिटेशन ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड की। डिविडेंड यील्ड मेथड में हमने क्या ध्यान रखा है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज ए डिविडेंड उसको बेस मान के ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसकी लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है, मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट इट गिव्स टू मच वेट टू द डिविडेंड फैक्टर। डिविडेंड फैक्टर को ही हमने मेन रोल अदा कर रखा है इसमें। If a company earn huge profit but instead of declaring any dividend, it transfer all of its profit to reserve, the value of its shares according to this method will be nil। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि हमने सिर्फ डिविडेंड्स को ही ध्यान में रखा है। कोई कंपनी अर्न बहुत ज्यादा कर रही है बट वो डिविडेंड्स के लिए अमाउंट नहीं रख रही, वो अपने रिजर्व बना रही है, अपने उसी प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है, डिविडेंड के तौर पे उसके पास पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे वो काफी कम कर रही है। तो उस केस में क्या हो सकता है, दो कंपनी है, एक कंपनी डिविडेंड दे रही है 5 लाख रुपए का और एक कंपनी दे रही है 50,000 का। तो 50,000 वाली कंपनी के शेयर्स की वैल्यू तो बहुत कम आएगी, 5 लाख वाले की ज्यादा आएगी, लेकिन दोनों कंपनीज का प्रॉफिट क्या है, सेम है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट, समटाइम फाइनेंशियली वीक कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड्स, दिस मेथड विल बी गिव ए हायर वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। अभी हमने पढ़ा कि एक कंपनी 50,000 10-10 लाख रुपए दोनों कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दूसरी 5 लाख कर रही है। तो यहाँ पे कोई कंपनी जानबूझ के अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर सकती है, जितना उसने प्रॉफिट अर्न किया सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के तौर पे, तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक है। थर्ड पॉइंट है, इफ द शेयर्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी कैन मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स बाय फ्रिक्वेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड्स। कि इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, तो डायरेक्टर मैनिपुलेट कर सकता है हिडन प्रॉफिट्स को, वो अर्न करने के लिए क्या कर सकता है, जिस साल उसने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना होगा डिविडेंड ज्यादा दे देगा, और जिस जिस साल में कम करना होगा वो डिविडेंड्स की रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो मैनिपुलेशंस की संभावना यहाँ पे सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी की एसेट्स को कोई भी हमने ध्यान में नहीं रखा है यहाँ पे, और अदर फैक्टर्स थे जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को इफेक्ट करते थे, वो 10-12 पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उनको भी ध्यान में नहीं रख रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड्स को ध्यान में रखा जा रहा है। यदि हम कहें प्रॉफिट्स को भी यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जा रहा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना किया जा रहा है उसको ध्यान में रख रही है, न कि प्रॉफिट कितना अर्न किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड्स। एक्सपेक्टेड रेट मींस नेक्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट क्या होगा और वो रेट क्या निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना ही हमारे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी रहेगी यहाँ पे इस मेथड में। लास्ट वन पॉइंट इज, इट इज डिफिकल्ट टू सिलेक्ट द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड्स। नॉर्मल रेट ऑफ जो डिविडेंड है कि कैसे हम निर्धारित करेंगे एक इंडस्ट्रीज की क्या है, वो भी काफी डिफिकल्ट है। पर्पस और सर्कमस्टांसिस वेयर नेक्स्ट पॉइंट है, पर्पस और सर्कमस्टांसिस वेयर दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट। तो ये मेथड कहाँ पे एप्रोप्रिएट रहता है। फर्स्ट वन पॉइंट, this method is appropriate for an investor who wish to hold the shares for a short term
since he is primary interested in the dividends declared by the company, कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है शेयर्स को, ये सिर्फ उनके लिए अप्रोप्रिएट है। या नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है प्राइमरी इंटरेस्टेड इन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, ये उनके लिए ही इंपॉर्टेंस है जो कंपनी के डिविडेंड्स के ऊपर इंटरेस्ट रख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वेयर द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड द रेट इज नॉट फ्रीक्वेंटली अल्टर्ड आर्बिट्रेरी। तो ये उपयुक्त कहां पे रहेगा कि डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्रॉफिट्स। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी ने क्या कर दिया, पॉलिसी बना दी कि जितना प्रॉफिट होगा हर साल उसका 30% ही किया जाएगा। मींस प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा तो डिविडेंड भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साल प्रॉफिट्स 100% कर दिया, दूसरी बार 0 कर दिया। हमने क्या कर दिया, फिक्स पॉलिसी बना दी, डिविडेंड 30% हम दे रहे हैं, मान के चलते हैं हम 30% दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ 30%, 10 लाख हुआ उसका 30%। मींस प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा डिविडेंड वैसे वैसे बढ़ेगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन की संभावना कम हो जाएगी यदि हम फिक्स पॉलिसी इसके लिए बना लेते हैं, तो ये वहां पे भी अप्रोप्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट, देयर आर नो पास्ट लॉसेज एंड फर्म इज डिक्लेयर रेगुलर डिविडेंड्स। तो ये वहां पे भी उपयुक्त है जहां पे कंपनी का पास्ट ईयर में कोई भी लॉसेज नहीं है और रेगुलरली वो डिविडेंड दे रही है। मींस कि एक कंपनी ने क्या है, पिछली साल तो काफी लॉस था, नेक्स्ट ईयर अपना शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए 100% डिविडेंड दे दिया। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी के लिए उपयुक्त है जो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर आर नो प्लान टू लिक्विडेट ऑफ द कंपनी इन नियर फ्यूचर्स। मींस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को यहाँ पे कंपनी फॉलो कर रही है, तो उस केस में भी ये हमारा अप्रोप्रिएट होगा कि कंपनी अभी फ्यूचर में लिक्विडेट खत्म नहीं होने वाली है। लास्ट वन पॉइंट इज when the information regarding the expected rate of dividend is readily available। आसानी से हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन यदि हमें मिल जाती है तो वहां पे ये हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। नेट एसेट मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड, यदि हम इन दोनों का कंपेयर करें तो इन दोनों के कंपेयर से हमें कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, नेट एसेट मेथड लिक्विडेशन के केस में ही आएगा, और जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होगा वहां पे हम किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे, डिविडेंड यील्ड मेथड को। तो दोनों ही मेथड्स का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लिक्विडेशन के केस में नेट एसेट मेथड रहेगा और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हम फॉलो कर रही है, नियर फ्यूचर में हमारी कंपनी बंद नहीं हो रही, तो उस केस में क्या है, हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड एप्लीकेबल होगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। X Limited declare a dividend at 30% on its equity shares of 10 each, 6 paid up. If the normal rate of dividend in the market is 10, what shall be the value of shares on the yield basis? हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट चाहिए। देखो डिक्लेयर डिविडेंड है, ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है। नॉर्मल रेट 10% दी हुई है, तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर भी हमारे पास 6 रुपये दे रखी है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे 30% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू 6 रुपीज मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे 18 रुपीज डिविडेंड यील्ड मेथड के बेस पे हमारी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। इश्यूड इक्विटी शेयर्स कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपए पर शेयर, 10 रुपए का है लेकिन पेड अप 8 रुपए है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 शेयर हैं, 10 ईच फुली पेड है। एनुअल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20%,
रेट ऑफ टैक्स 50%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,18,000, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 15%। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हमें चाहिएगा यहाँ से। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लेंगे, हमने किया था 2,18,000, उसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स 15% है, 2,18,000 का 15% हम यहाँ से निकाल देंगे 1,09,000 रुपये, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20%, 2,18,000 का 20% आप माइनस कर दोगे 21,800। देन उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिए हुए थे 9%, 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख का 9% 18,000, ये भी हम माइनस कर देंगे। 2,18,000 में से टैक्स 1,09,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 21,800, प्रेफरेंस डिविडेंड्स 18,000, ये सब माइनस करने के बाद, ये 3 फिगर माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास अमाउंट है 69,200। तो अब हमारे पास हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालना है, नॉर्मल रेट हमारे पास परसेंटेज में है। तो प्रॉफिट अवेलेबल है 69,200 डिवाइडेड बाय ये 4 लाख कहाँ से आया, देखो शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर कितने हैं 50,000, पेड अप वैल्यू पर शेयर की कितनी है 8, 50,000 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया, 50,000 मल्टीप्लाई 8 4 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है 17.3%। नॉर्मल रेट हमारी कितनी थी 15%, पेड अप वैल्यू पर शेयर है हमारे पास 8। तो हमें जो चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट भी हमारे पास है, नॉर्मल रेट भी है, पेड अप वैल्यू पर शेयर 8 रुपये हमारे पास है। तो 17.3 एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाई 15% नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर 8 रुपये। तो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद डिविडेंड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग 9 रुपीज़ 23 पैसा हमारे पास पर शेयर्स की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो डिविडेंड्स यील्ड मेथड में आज का यही टॉपिक था हमारा। इससे रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों की कोई क्वेरी होगी